Hello guys, today's topic is intensity of electric field due to a point charge. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन सीखी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या तरीका अपनाते हैं उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे। ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसका वीडियो हमारा अपलोडेड है। आज किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। तो ये एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू कूलम्स का, ओ पर रखा हुआ है। ये अपने चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पोजीशन है पी। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पोजीशन है पी, और ये मान लेते हैं कि चार्ज एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। K is the dielectric constant of the medium in which charge is placed. इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ऊपर प्लेस्ड है। इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो। ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, दोनों का मतलब एक ही निकाला जाता है। पूरा सिस्टम एक ऐसे मीडियम में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। जैसा कि डेफिनेशन बताया गया है, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस क्यू नॉट। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं प्लस क्यू नॉट। जब आप प्लस क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो प्लस क्यू नॉट एंड प्लस क्यू, ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो प्लस क्यू चार्ज जो है इस प्लस क्यू नॉट को रिपल करेगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन अप्लाई करेगा एफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन अप्लाई करेगा एफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू नॉट, ऑन चार्ज प्लस क्यू नॉट ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू नॉट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ याद होगा आपको। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q है एंड Q2 Q नॉट है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डेफिनेशन थी? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q upon R square. This is the electric field due to a point charge at a distance R. एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। के मीडियम है, चार्ज जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर चार्ज एयर मीडियम में है या वैक्यूम में रखा हुआ है तो के की वैल्यू हम 1 लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, डायग्राम हम फिर से बना रहे हैं एक बार। ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू ओ पर रखा हुआ है, एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, डिस्टेंस आर है, एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर है, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन में होती हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉइंट को चार्ज से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती हैं एंड अवे फ्रॉम द चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज होता, अगर ये हम माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस करते ओ पर, और इस नेगेटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती पी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिस्टेंस आर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। आप सोच सकते हैं अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता, और जो फोर्स की डायरेक्शन ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इन दोनों चीज़ों को आपका ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले। तो ये डिस्कशन था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कई सारे चार्ज हों, इफ़ वी हैव अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a system of two or more than 2 point charge, 2 or more than 2 point charge। अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ये मान लीजिए हमारे पास 1, ये 2, ये 3, इस तरह से ये थ्री चार्जेस हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ये 3 चार्जेस हमारे पास हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 प्लस का है, Q3 प्लस का है, Q2 माइनस का है। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है। इस पॉइंट P पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि Q1 चार्ज से P की डिस्टेंस है R1, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1, और इस E1 की वैल्यू क्या होगी, इस E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के, मान लीजिए मीडियम के है, के Q1/R1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। दो चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर्मूला एंड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/R1 स्क्वायर। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस आप मान लेते हैं R2। Q2 चार्ज से डिस्टेंस हम मान लेते हैं R2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ जनरेट करेगा वो E2 जनरेट करेगा। E2 की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज। E2 की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2/R2 स्क्वायर। देखिए, इंडिविजुअल चार्ज की फील्ड पर अदर चार्ज कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब Q3 चार्ज की वजह से, तो Q3 चार्ज की डिस्टेंस आप पॉइंट P से ले सकते हैं। Q3 चार्ज की डिस्टेंस ले सकते हैं R3। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज E3, और E3 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q3/R3 स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E जो होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कि नेट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और नेट फील्ड यानी रिजल्टेंट फील्ड पता करने के लिए आपको इन तीनों का वेक्टर सम करना होगा। नेट के लिए आपको इन तीनों का वेक्टर सम करना होगा। वेक्टर सम कैसे किया जाता है, तो वेक्टर सम में आपने ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा है, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन सीखा है, और रेजोल्यूशन मेथड भी सीखा होगा। रेजोल्यूशन मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है, इजीली हम कैलकुलेट करते हैं, एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इस बात को आपको और समझाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक स्क्वायर है, वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। हमारे पास ये ए साइड का एक स्क्वायर है, और ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1
1 मीटर गिवन है। हमारे पास ए साइड का स्क्वायर है, इसके 3 कॉर्नर्स पर 3 चार्ज रखे हुए हैं। 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्ज रखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम्स, यहाँ रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम्स, यहाँ रखा हुआ है प्लस का 4 माइक्रोकूलम्स। ये 3 पॉइंट चार्ज हमारे पास प्लेस्ड है और हमें 4th कॉर्नर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। आप याद रखिएगा 1 माइक्रोकूलम्स का, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो 1 माइक्रोकूलम्स हो जाएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 4th कॉर्नर पे चाहिए। तो इस क्वेश्चन में फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4th कॉर्नर। हमें 4th कॉर्नर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है। तो इस 4th कॉर्नर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 4th कॉर्नर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है। तो 4th कॉर्नर पर -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक पॉइंट चार्ज है, ये यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, -q चार्ज यहाँ पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय -2q चार्ज, डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज पहली चीज, और मैग्नीट्यूड मान लेते हैं E1, और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए मीडियम एयर है, तो 1/4πε0 Q/r²। मीडियम एयर है इसलिए K की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो 1/4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 9×10⁹। Q की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलम्स, तो 2 साइन से कोई मतलब नहीं है। इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। 2×10⁻⁻⁶ कूलम्स, और डिस्टेंस है a, और a की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसको और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। तो 9×10⁻⁹ 2×10⁻⁶ अपॉन 0.1 इंटू 0.1, 0.1 को कैंसिल करके यहाँ पर हम 100 लिख सकते हैं। 9 2 जा 18, 10⁻⁻⁹ और 10⁻², 10⁻11, 11 - 6 यानी कि 5, 10⁻5 हमें ये न्यूटन पर कूलम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी एट P ड्यू टू चार्ज -2 कूलम्स। E1 की वैल्यू, E1 किसकी वजह से है, -2 कूलम्स की वजह से। अब -3 कूलम्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये एट 4th कॉर्नर पर, तो -3 कूलम्स लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4th कॉर्नर ड्यू टू चार्ज -3 माइक्रोकूलम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4th कॉर्नर ड्यू टू चार्ज -3 माइक्रोकूलम्स। तो निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होगी, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होगी। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, E2 = 1/4πε0 Q/r²। तो 9×10⁻⁹ 1/4πε0, K क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एयर मीडियम है। चार्ज की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रोकूलम्स, 3 माइक्रोकूलम्स यानी कि 3×10⁻⁻⁶ कूलम्स। डिस्टेंस यहाँ पर भी 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, चार्ज -3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस ए की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है, 0.1 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9×10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.1 इंटू 0.1,
डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 आ जाता है। 9 3 ज़ा 27 इंटू 10⁻², 9 11, 11 माइनस 6 यानी कि 5 न्यूटन पर कूलम्स। ये E2 की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट फोर्थ कॉर्नर ड्यू टू चार्ज प्लस 4 कूलम्स। तो 4 कूलम्स की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है उस पॉइंट को चार्ज से ज्वाइन कर लेते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ये ए है और ये ए है। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो डायगोनल हो जाएगा √2a। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये दो साइड आपस में इक्वल हुए तो डायगोनल हो जाता है √2a। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये बात डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई √2a। अब इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E3 की वैल्यू तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 क्यू यहाँ पर हो गया +4 कूलम्स और डिस्टेंस हो जाएगी √2a। यानी E3 की वैल्यू लिखी जाएगी 1/4πε0 Q/r²। ये है 9 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम्स यानी 4 10⁻⁻6 कूलम्स और डिस्टेंस इस बार है √2a का स्क्वायर। तो 9 10⁻⁹, 4 10⁻⁻6 √2a यानी 2a² और a की वैल्यू है 0.1 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻6 और 0.1 × 0.1 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम 100। 0.1 × 0.1 हटाएंगे तो 100। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्स। E3 की वैल्यू आ जाती है। अब हमें हर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्थ कॉर्नर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन मिल जाती है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट फोर्थ कॉर्नर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इन सब को आप ऐड करेंगे लेकिन वेक्टर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब वेक्टर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैसे ऐड किया जाता है, तो मैं यूज़ करता हूँ रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, आप ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रेजोल्यूशन मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। मैं उससे आपको इसको सॉल्व दिखाता हूँ और कोशिश कीजिए रेजोल्यूशन मेथड की ही प्रैक्टिस करने की। इसमें क्या होता है, इस एक डायरेक्शन हम इसमें एक्स एक्सिस मान लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन को हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से। अगर गिवन है तो भी ठीक है, नहीं गिवन है तो भी ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस हम एज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। अब एक्स और वाई, अगर ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, तो ये निगेटिव एक्स है और ये निगेटिव वाई है। अब एंगल्स देख लेते हैं, तो ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये एंगल भी होगा 45 डिग्री। सारे वेक्टर की डायरेक्शन यानी E1, E2 और E3 के एंगल्स एक्स एंड वाई एक्सिस से डिसाइड कर लेते हैं। तो E1 देखिए, E1 निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल 180 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री है। E2 निगेटिव वाई डायरेक्शन में है और जो E3 है वो एक्स वाई के बीच में आ जाता है यानी 45 और 45 का एंगल बनता है, क्योंकि डायगोनल जो होता है, स्क्वायर का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये E3 मिल गया। अब सारे वेक्टर E1, E2 एंड E3, देयर आर 3 वेक्टर्स। इन सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिसाइड करेंगे। तो सारे वेक्टर के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिसाइड करेंगे तो हमको मिलेगा EX। अब E1 किस डायरेक्शन में है,
तो E1 है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी -E1 या लिख सकते हो E1 cos थीटा। इधर एंगल मालूम होता है, उधर कॉस लगा देते हैं। E1 cos 180, E1 cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा -1, तो -E1। और E2 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो E2 जो है वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसका कंपोनेंट जब इस डायरेक्शन में लेंगे आप तो लिखेंगे E2 cos 90, E2 cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो E2 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा 0। वैसे भी याद रखिएगा कि एक वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा 0 होता है। एक वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा 0 होता है। तो E2 की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब E3 पर आते हैं। E3 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो E3 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा E3 cos 45 डिग्री, E3 cos 45 डिग्री, यानी कि लिख सकते हैं इसे -E1 प्लस E3/√2, क्योंकि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आप चाहें तो वैल्यूज़ लिख दीजिए। -E1 की वैल्यू हमारे पास थी 18 × 10⁵ और सॉरी E3 है, और E3 की वैल्यू हमारे पास है 18 × 10⁵/√2। अब इसमें 18 × 10⁵5 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा +√2, 1/√2। और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको एज इट इज़ अभी रहने दीजिए। और करना हो तो और कर लीजिए। 18 × 10⁵5, एलसीएम ले लेंगे √2 को, तो ये हो जाएगा -√2 प्लस का 1। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वे से हम वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज रिजोल्यूशन मेथड। ये वेक्टर मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, इसका 11th में खूब इस्तेमाल भी होता है। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन मेथड। रिजोल्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में पता कर लेते हैं। तो हमने एक्स डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स का नेट कंपोनेंट पता कर लिया है, और अब वाई डायरेक्शन में पता करेंगे। तो पहले E1 को, तो E1 वाई डायरेक्शन के साथ 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो E1 का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। E2 वाई डायरेक्शन के अपोजिट है, E2 वाई डायरेक्शन के अपोजिट है, तो वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट E2 cos 180 यानी कि -E2 हो जाएगा। और E3 जो है वो वाई डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी E3 का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में E3 cos 45 हो जाएगा। तो दिस बिकम प्लस E3 cos 45। E2 की वैल्यू हमारे पास है 27 10⁵5। E2 की वैल्यू हमारे पास है 25 × 27 माइनस का 27 10⁵5 न्यूटन पर कूलम्स। और E3 की वैल्यू हमें मिली थी 18 10⁵5 न्यूटन कूलम्स। 18 × 10⁵5 न्यूटन पर कूलम्स, और अपॉन में cos 45 की वैल्यू 1/√2 लिख देंगे। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं इससे, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 9 × 10⁵5। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, EY की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁵5। जब 9 × 10⁵5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -3,
जो कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा -3 प्लस इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और साथ में ये √2, 2/√2 तो सिर्फ बचेगा ये √2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी न्यूटन पर कूलम्स। और कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट अब हमको नहीं है, न्यूटन पर कूलम्स। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाती है, तो ई को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई, और ई वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जे। तो फाइनल रिजल्ट हम इसको लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई एक्स की वैल्यू लिख दीजिए 18 × 10⁵ माइनस √2 + 1 अपॉन √2 आई प्लस 9 × 10⁵ -3 प्लस √2 जे। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में मिल जाती है। आप इसे कैलकुलेशन करके और भी आसान बना सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कहा जाए मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं केवल फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये लिखा जाता है √EX² + EY²। ये बाकी डिस्कशन मैं वेक्टर का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्लियर करूंगा। EX² + EY², ये हुआ जाकर। और अगर एंगल लिखना चाहें तो किससे एंगल लिखना चाहेंगे, एक्स एक्सिस के साथ में या वाई एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिखना है, मान लीजिए अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो जिसके साथ एंगल चाहिए होता है उसके मैग्नीट्यूड को डिनोमिनेटर में, दूसरे वाले को न्यूमरेटर में। इससे आपको क्या होगा, ई वेक्टर यानी ई की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से मिल जाएगी। और एंगल फ्रॉम अगर वाई एक्सिस पता करना है आपको, तो tan बीटा लिखेंगे EX/EY। वाई एक्सिस से एंगल चाहिए तो वाई डिनोमिनेटर में जाएगा, एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो एक्स डिनोमिनेटर में जाएगा। और इस तरह से आप एंगल और इस तरह से मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल प्रोसेस लिख दिया है, आप वैल्यूज़ यहाँ आपको मिल गई हैं, इसको सॉल्व करके आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। थैंक्स।